आज से करीब 14 अरब साल पहले न तो कोई तारा चमक रहा था, न ही कोई गैलेक्सी अस्तित्व में थी। यहां तक कि अंधेरा भी नहीं था, क्योंकि अंधेरे को होने के लिए भी एक जगह की जरूरत होती है। उस वक्त जो कुछ भी था वही एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ था जो एक परमाणु के 1000वें हिस्से से भी छोटा था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। लेकिन क्या बिग बैंग वास्तव में एक विस्फोट था? अगर पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में सिमटा हुआ था, तो वह बिंदु कहां मौजूद था? और बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ? यह है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बिग बैंग किसी खाली अंतरिक्ष में हुआ विस्फोट नहीं था। यह ऐसा नहीं था कि कहीं एक बम फटा और उसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए। वास्तव में बिग बैंग वो क्षण था जब अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और पदार्थ स्वयं अस्तित्व में आए और फैलना शुरू हुए। बिग बैंग नाम असल में एक तरह से मजाक में पड़ा था। 1939 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल एक रेडियो प्रोग्राम में इस थ्योरी की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वो खुद एक अलग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी में विश्वास रखते थे, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की कोई शुरुआत ही नहीं थी। मजाक मजाक में उन्होंने इस शुरुआत वाली थ्योरी को बिग बैंग कह दिया। नाम इतना पकड़ में आ गया कि आज पूरी दुनिया इसे इसी नाम से जानती है, भले ही फ्रेड हॉयल खुद इस थ्योरी के खिलाफ थे। लेकिन असली सवाल यह है, वैज्ञानिकों को यकीन कैसे हुआ कि ब्रह्मांड की सच में एक शुरुआत थी? सबूत 1, ब्रह्मांड फैल रहा है। 1920 के दशक में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने टेलीस्कोप से दूर की आकाशगंगाओं को देखा और एक हैरान करने वाली बात नोटिस की। लगभग हर आकाशगंगा हमसे दूर जा रही थी, और जो आकाशगंगा जितनी दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, ब्रह्मांड फैल रहा है। और अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है तो समय में पीछे जाकर सोचें, कभी ना कभी सब कुछ एक ही जगह, एक ही बिंदु में इकट्ठा रहा होगा। कल्पना कीजिए कि आपने एक गुब्बारे पर कई बिंदु बना दिए हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाते दिखाई देते हैं। किसी एक बिंदु को ऐसा नहीं लगेगा कि वह केंद्र में है। हर बिंदु को बाकी सभी बिंदु दूर जाते हुए दिखाई देंगे। यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है। सबूत 2, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। 1964 में 2 वैज्ञानिकों आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन को एक रेडियो एंटीना से हर दिशा में एक अजीब हल्का शोर मिल रहा था, जिसे वो हटा नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा शायद ये एंटीना की खराबी है या फिर कबूतरों की बीट की वजह से है। लेकिन बाद में पता चला ये कोई खराबी नहीं थी। ये असल में बिग बैंग के करीब 3080,000 साल बाद की बची हुई गर्मी की रोशनी थी, जो अब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठंडी होकर माइक्रोवेव रेडिएशन में बदल चुकी है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। इसे बिग बैंग का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है, और इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी मिला। सबूत 3, हल्के तत्वों का अनुपात, लाइट एलिमेंट अबंडेंस। बिग बैंग की कुछ ही मिनटों बाद ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा और तापमान इतने ज्यादा थे कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबसे हल्के तत्व बने। वैज्ञानिकों ने गणना की कि अगर बिग बैंग सच में हुआ था तो आज ब्रह्मांड में करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए। जब वैज्ञानिकों ने असली ब्रह्मांड को मापा, ये अनुपात लगभग बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 3 कंप्लीटली अलग अलग एविडेंसेस, तीनों एक ही कंक्लूजन पर, बिग बैंग रियल था। अब चलिए शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी यात्रा समझते हैं।
ये जर्नी इतनी फास्ट है कि पहले कुछ सेकंड्स में ही यूनिवर्स की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर बन गई। ये पूरे बिग बैंग की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, तो ध्यान से देखिएगा। 0 से 10 की पावर -36 सेकंड, ब्लैंक ईपॉक, जहां विज्ञान खुद जवाब नहीं दे पाता। सबसे पहले एक बेहद छोटा सा दौर आता है जिसे ब्लैंक ईपॉक कहते हैं। ये सेकंड के 1 खरब हिस्से 10 की पावर -43 सेकंड से लेकर 10 की पावर -36 सेकंड। इस दौर में तापमान इतना असंभव रूप से ज्यादा था कि हमारी भौतिकी के मौजूदा नियम यानी ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक साथ टूट जाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि इस दौर में असल में क्या हुआ था, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें क्वांटम ग्रेविटी की एक पूरी नई थ्योरी चाहिए जो अभी तक बनी ही नहीं है। 10 की पावर -36 सेकंड से 10 की पावर -32 सेकंड, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। सबसे तेज विस्तार यहां आता है। ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे नाटकीय पल, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इस बेहद छोटे से समय में सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम ब्रह्मांड का आकार 10 की पावर 26 गुना यानी 1 के पीछे 26 शून्य बढ़ गया। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। अगर एक बैक्टीरिया के आकार की चीज इतनी ही स्पीड से फैले तो वो कुछ ही पल में पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितनी बड़ी हो जाएगी। अब सवाल यह है, क्या ये विस्तार प्रकाश की गति से तेज था? जवाब है हाँ, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं टूटा। आइंस्टाइन का नियम कहता है कि कोई भी चीज स्पेस के अंदर प्रकाश से तेज नहीं जा सकती, लेकिन यहां खुद स्पेस फैल रहा था, कोई चीज स्पेस के अंदर सफर नहीं कर रही थी। ये फर्क समझना जरूरी है। इन्फ्लेशन हुआ क्यों? इसके पीछे एक काल्पनिक ऊर्जा क्षेत्र फील्ड की थ्योरी है जिसे वैज्ञानिक इन्फ्लेटन फील्ड कहते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये आज भी कॉस्मोलॉजी का सबसे कम समझा गया हिस्सा है। फिर भी हमें इस पर भरोसा क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन थ्योरी 3 बड़ी पहेलियों को हल करती है। पहला, फ्लैटनेस प्रॉब्लम। हमारा ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से सपाट, फ्लैट है ज्योमेट्री के हिसाब से। इन्फ्लेशन इसे स्वाभाविक रूप से समझाता है, जैसे एक गुब्बारे को इतना फुलाया जाए कि उसकी सतह लगभग सपाट दिखने लगे। दूसरा, होराइजन प्रॉब्लम। ब्रह्मांड के बिल्कुल विपरीत दिशा के 2 हिस्से आज भी लगभग एक जैसा तापमान रखते हैं, भले ही उनके बीच रोशनी को पहुंचने का समय ही नहीं मिला। इन्फ्लेशन से पहले वो हिस्से आपस में बेहद करीब थे, इसलिए तापमान बराबर हो गया और फिर वो तेजी से एक दूसरे से दूर हो गए। तीसरा, स्ट्रक्चर की उत्पत्ति। इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम लेवल की बेहद छोटी अनियमितताएं, फ्लक्चुएशंस खींचकर बड़ी हो गई और यही आगे चलकर आकाश गंगाओं के बनने की बीज बनी। 10 की पावर -32 सेकंड से 10 की पावर -6 सेकंड, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का दौर। इन्फ्लेशन खत्म होने के बाद ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा कणों, पार्टिकल्स में बदलने लगी, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनके एंटी पार्टिकल्स। लेकिन तापमान इतना ज्यादा था कि क्वार्क्स आपस में जुड़कर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बना पा रहे थे। पूरा ब्रह्मांड एक बेहद घने गर्म क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा सूप की तरह था, ना ठोस, ना तरल, ना गैस, पदार्थ की एक चौथी अवस्था। यहाँ एक दिलचस्प पहेली भी है। शुरुआत में पदार्थ, मैटर और प्रति पदार्थ, एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने होने चाहिए थे, और अगर वो बराबर होते तो वो आपस में टकराकर पूरी तरह खत्म हो जाते और आज कुछ भी न बचता। लेकिन किसी वजह से हर 1 अरब प्रति कणों पर करीब 1 अतिरिक्त कण बच गया, और यही बचा हुआ हिस्सा आज का पूरा ब्रह्मांड बनाता है। इसे कहते हैं बैरियोजेनेसिस, और इसका पूरा कारण आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 10 की पावर -6 सेकंड से 3 मिनट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पहले नाभिक बनते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और तापमान गिरा करीब 1 खरब डिग्री तक, क्वार्क्स आपस में मजबूती से जुड़ने लगे और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बनाने लगे। इसके कुछ ही मिनटों बाद तापमान इतना गिर गया
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक न्यूक्लियाइड बना सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। और यही वो प्रक्रिया है जिसने वो 75% 25% हाइड्रोजन हीलियम अनुपात तय किया, जिसकी हमने पहले बात की। 3,80,000 साल, वो प्लाज्मा युग जो सैकड़ों हजार साल चला। अब यहां एक बेहद दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा आता है। न्यूक्लियोसिंथेसिस के बाद भी ब्रह्मांड तुरंत साफ नहीं हुआ। असल में अगले करीब 3,80,000 साल तक पूरा ब्रह्मांड एक बेहद गर्म घने प्लाज्मा की अवस्था में रहा, जहां एटॉमिक न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आजाद घूम रहे थे, आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि तापमान अभी भी बहुत ज्यादा था। इस प्लाज्मा अवस्था में रोशनी का सफर करना नामुमकिन था। हर फोटॉन कुछ ही दूरी तय करता और फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिखर जाता, ठीक वैसे जैसे घने कोहरे में रोशनी बिखर जाती है। इसका मतलब अगर उस दौर में कोई देख भी पाता तो पूरा ब्रह्मांड एक धुंधली चमकती हुई धुंध जैसा दिखता, कोई साफ तस्वीर नहीं बनती। फिर करीब 3,80,000 साल बाद तापमान गिरकर करीब 3,000 ग्रादों 7 तक आ गया। इतना ठंडा कि इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार न्यूक्लियाई के साथ जुड़ सके और स्थिर परमाणु एटम्स बना सके। इस पल को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसे ही यह हुआ, ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो गया। रोशनी को पहली बार बिना रुके सफर करने का रास्ता मिला। यही रोशनी आज हमें CMB के रूप में हर दिशा में दिखती है। ये उस प्लाज्मा युग की आखिरी चमक है जो 13.8 अरब साल का सफर तय करके आज हम तक पहुंची है। 3,80,000 साल से 10 से 15 करोड़ साल, कॉस्मिक डार्क एजेस, रिकॉम्बिनेशन के बाद जो दौर आया उसे वैज्ञानिक कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। इस दौर में कोई तारे नहीं थे, कोई रोशनी का स्रोत नहीं था, सिर्फ ठंडी होती हुई हाइड्रोजन और हीलियम गैस का धुंध फैलता हुआ अंधेरे में। यह दौर करीब 10 से 15 करोड़ साल तक चला। इस पूरे समय ग्रेविटी धीरे धीरे इन गैसों को उन जगहों पर खींच रही थी जहां इन्फ्लेशन के दौरान बनी वो छोटी छोटी अनियमितताएं, फ्लक्चुएशंस थोड़ी ज्यादा घनी थी। 10 से 15 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले तारे जलते हैं। आखिरकार इन गैसों के बादल इतने घने हो गए कि उनके केंद्र में तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो सका और ब्रह्मांड के पहले तारे जल उठे। इस पल को कहते हैं कॉस्मिक डॉन, यानी ब्रह्मांड की पहली सुबह। ये पहले तारे आज के तारों से बेहद अलग थे, बहुत बड़े, बहुत गर्म और बहुत कम समय तक जीने वाले। इनकी रोशनी ने आसपास की बची हुई गैस को फिर से आयनीकृत किया। इस प्रक्रिया को कहते हैं रीआयोनाइजेशन। इन्हीं तारों के समूहों से धीरे धीरे पहली आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज बनी। बिग बैंग के करीब 9 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक बादल इकट्ठा होकर सिकुड़ा और उससे बना हमारा सूरज और सोलर सिस्टम, जिसमें अर्थ भी शामिल है। और आज हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे ग्रह पर बैठकर जो खुद उसी महाविस्फोट की धूल से बना है और जिसके परमाणु कभी उस प्राचीन प्लाज्मा का हिस्सा थे। बिग बैंग हमें ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे विकसित हुआ, लेकिन ये अभी भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि जैसे ही हम ब्रह्मांड की शुरुआत के सबसे पहले क्षण तक पहुंचते हैं, विज्ञान के नियम धुंधले होने लगते हैं। हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ, लेकिन उससे पहले क्या था? क्या वास्तव में पहले जैसा कोई समय था, या बिग बैंग ही टाइम की शुरुआत थी? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।